आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7 के साथ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप 1.6 तक के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, 1.7 में हमें क्या निकालना है कि कितना कॉपर प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर। तो हम लिखेंगे कॉपर की अमाउंट कितने में 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कितने मोल्स ऑफ कॉपर प्रेजेंट है आप बता सकते हैं सिर्फ 1 यूनिट प्रेजेंट है या फिर 1 मोल प्रेजेंट है। अब इसी का क्या निकालेंगे हम लोग, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते होते हैं हम, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास कंबाइन करते जाते हैं और जिसके आगे कोई रेफरेंस में बेस नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का एटॉमिक मास प्लस में सल्फर का एटॉमिक मास प्लस में 4 टाइम्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं मेंशन करूँ कि आपको अब्रीवेटेड फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है, आपको कम्प्लीटली लिखना है। ठीक है, तो कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना होता है 32.0, ऑक्सीजन का कितना होता है 16.0। हर एक के साथ क्या आता है यू, या यूनिफाइड मास। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 159.5 ग्राम या फिर यू। आप कहेंगे मैम यूनिफाइड मास को अपने ग्राम में कैसे लिख लिया। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम में। इक्विवेलेंट है ना, इक्वल का साइन आ रहा है, तो हम यूनिफाइड मास या ग्राम दोनों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें इस सिचुएशन से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उसमें 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना होगा, तो मैथ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ओवरऑल से 159.5 और किस में निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉपर की। तो आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 39.81 ग्राम्स। ठीक है, ईजी था। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.8। इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकालना है हमें, लिखते चलेंगे हम लोग साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, किसका, ऑक्साइड ऑफ आयरन का, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, मास परसेंट दिया हुआ है आयरन का और ऑक्सीजन का, कितना है, आयरन का कितना है 69.9% एंड ऑक्सीजन का कितना है 30.1%। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको मोलर मास होता है वो गिवन होता है, जो भी हमारे पास फॉर्मूला निकालना होता है वो गिवन होता है उसका, बट यहाँ पे नहीं गिवन है तो आप लिख लीजिए मोलर मास होता है ऑक्साइड ऑफ आयरन का 159.69 ग्राम। ये इनको मेंशन करना चाहिए था बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं होगा तो हम हाफ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे मोलर मास आगे कहाँ यूज़ होता है। इससे पहले हम सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कि कितना Fe प्रेजेंट है, कितना O प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम प्रेजेंट है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबसे पहले किसके निकालेंगे, आयरन के या फिर Fe। मोल्स कैसे निकालते हैं, इनका जो भी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस दी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम इसके एटॉमिक मास से। ठीक है, या उसको मोलर मास भी कह देते हैं। एटॉमिक मास या मोलर मास आयरन का कितना होता है 55.85। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.25। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कितना आगे गिवन है 30.1 और इसका मास कितना होता है 16.0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.88। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए हैं ये नंबर ऑफ मोल्स। तो हम अब सिर्फ इसको देकर आप नहीं निकाल सकते, तो आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लीजिए। 1.25 आयरन का केस है। ठीक है, रेशियो कितनी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के केस के अंदर। ऑक्सीजन को कभी भी हम नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखते क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो हम ऑक्सीजन अगर बोर्ड में सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करना है तो मैं हमेशा इसको O2 की फॉर्म में ही लिखूँगी। ठीक है, तो 1.88 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 और इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.5।
अब इस तरीके से 1.5 को हम फार्मूला में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए को कन्वर्ट कर देंगे 2 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2:3। इसका मतलब Fe2 ट्वाइस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन O, अब फार्मूला के लिए लिख रहे हैं तो सिंगल O लिख रहे हैं। कितने यूनिट्स प्रेजेंट है, 3 यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोल्स के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप कहेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है हमें एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, और ये क्या बताता है हमें, सिंप्लीफाइड होल नंबर्स। क्या बताता है, सिंप्लीफाइड होल नंबर्स, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। अब एग्जैक्ट कितना है इसके, 2 यूनिट प्रेजेंट है, 3 यूनिट प्रेजेंट है, 4 यूनिट प्रेजेंट है, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलेगी, ठीक है। अगर हमें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। इसको हम डिनोट करते हैं N से। अब हमें मोलर मास तो पता है, मैंने आपको भी बताया क्वेश्चन में गिवन है 159.69, बट अभी हमें एम्पेरिकल मास नहीं पता, तो हम पहले एम्पेरिकल मास निकालेंगे। एम्पेरिकल मास मतलब अगेन जो भी अंडर मेंशन डिजिट्स हैं उनको हम बेस डिजिट्स को, बेस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन प्लस में 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 55.85 प्लस में 3 टाइम्स 16.00। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 159.7, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं वापस इधर इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो N ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 159.69 जो हमें मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 159.7। कट करेंगे, रेशियोज़ को हटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कैसे आता है, अब ये आता है N माने कि मॉलिक्यूलर मास इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 1, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, Fe2O3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1.9, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। डाटा में दिया हुआ है, 2 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, उनकी नेचुरल अबंडेंस दी हुई है, मोलर मास दी हुई है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल मास या अबंडेंस ऑफ 1 आइसोटॉप जो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे 35Cl लिखेंगे यहाँ पे, इनटू मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटॉप, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस अगेन ऑफ नेक्स्ट आइसोटॉप दैट इज 37Cl प्लस में मोलर मास ऑफ नेक्स्ट पर्टिकुलर मतलब 37Cl का। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी मेंशन करी है, 75.77। मोलर मास कितना मेंशन करा हुआ है, 34.9689। अभी फ्रैक्शनल अबंडेंस हमें किस में दी हुई है, नेचुरल अबंडेंस की फॉर्म में दी है, वो भी परसेंटेज की। तो परसेंटेज को हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट का यूनिट का दिया हुआ है 24.23, देखिए मेंशन करा हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू मोलर मास कितना दिया हुआ है, 36.9659। जब आप इन सभी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी 26.4959।
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8.9568। हाँ जी, 4 डेसिमल तक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चाहे तो 2 तक भी कर सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट होता है। वैसे कर लें 4 तक तो बढ़िया रहेगा। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.4527। अब 4 तक ही मैम क्यों करना है, क्योंकि हमें मेंशन करा हुआ है पर्टिकुलरली 4 डिजिट्स तक, तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है। और साथ में हम क्या सिंपल इसको अगर आंसर लिख देंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू लगाना ज़रूरी है। यू क्या होता है, यूनिफाइड मास। ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कितने के इक्विवेलेंट है, 35.4527 यू। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.10। क्या कह रहा है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, जो कि हमें मेंशन है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में कितने प्रेजेंट हैं इथेन में, जो हमें मेंशन करा हुआ फॉर्मूला में इथेन जो कि हमारे पास है C2H6, इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल्स। ठीक है, अगर ये 3 मोल्स मतलब 3 टाइम्स इथेन हो, 3 टाइम्स C2H6 हो, तो एक में कितने प्रेजेंट है 2, और 3 में कितने प्रेजेंट होंगे 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 6 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक C2H6 में कितने प्रेजेंट हैं, 6 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 3 टाइम्स C2H6 में कितने प्रेजेंट होंगे, 6 × 3, दैट इज इक्वल टू 18 मोल्स। ठीक है, ईजी था। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ इथेन इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल्स कितने गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, 3 मोल्स। 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022, या फिर आप 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 6 18, 3 × 2 6 0.66, 10⁻23 आंसर। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है 1.11। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर in mole liter inverse if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter। ठीक है, तो हमें क्या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर चाहिए, अगर हमें 20 ग्राम शुगर को हमें डिज़ोल्व करना है, कितना पानी हम उसमें डालें कि वो टोटल वॉल्यूम जो है 2 लीटर बन जाए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है, कितना बनाना है हमें, 2 लीटर बनानी है वॉल्यूम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारे यहाँ पास, यहाँ पे शुगर है। शुगर का फॉर्मूला क्या गिवन है, C12H22O11। मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्विवेलेंट होते हैं, इनके गिवन मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमें कितना है, 20 ग्राम गिवन है। ठीक है, और मोलर मास कितना है, हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। अब मोलर मास कितना है, कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक मास को बेस नंबर से मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस में 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन
प्लस में 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1.0084 होता है, 1 भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 342 यू और ग्राम। मैंने अभी बताया था, ऊपर वो वीडियो में मेंशन करा है मैंने कि हम यू या ग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट कर देना है इसमें इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू 20/342। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.0585 मोल्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें फिर से कहाँ पुट करना है, निकालना क्या था मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिए। तो अभी हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, क्या वैल्यू है ये 0.0585 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकालनी है, दी हुई है हमें लीटर्स में 2 लीटर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी हाफ आ जाएगी वैल्यू 0.02925 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, देयरफॉर मोलर कंसंट्रेशन ऐसे ही लिखना होता है एनसीईआरटी में, आपको प्रॉपर मेंशन ही करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, वैसे देने वाले टीचर्स मार्क्स दे भी देते हैं ऐसे। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या है, हमें क्या चाहिए ये 0.02925 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। कैलकुलेट करना है 1.12। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब डेंसिटी दी गिवन है, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल जो कि है 0.793 kg पर लीटर। ठीक है, अगर हमें डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम हमें पता लगानी है, इसमें इक्वेशन मेनली कौन सी यूज़ होगी क्योंकि दो गिवन है ना हमें, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे को m1v1 m2v2 के लिए निकालनी है। तो ये हमें गिवन है, m2 गिवन है हमारे पास 0.25, v2 गिवन है हमारे पास 2.5। ठीक है, m1 हमें भी पता नहीं, v1 हमें कैलकुलेट करना है, m1 के लिए हमें सिर्फ ये गिवन है। तो हम m1 ऑफ मेथनॉल कैसे निकालेंगे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अभी हमें मोलर मास नहीं पता तो हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मेथनॉल का फार्मूला। मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3OH। मोलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को उसके बेस नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 ये है हाइड्रोजन, 1 ये है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस में 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16, 1 इंटू 16 हमारे पास आ जाएगी 12 प्लस 4 प्लस 16 जो कि वैल्यू आ जाएगी 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर मोलर मास क्या होता है, 1 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इसीलिए, बट हमें यूनिट किस में गिवन है डेंसिटी की, केजीज में। ठीक है, तो हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में। इसको हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.032 kg पर मोल। तो हम इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे m1 में। m1 कैसे आ जाएगी 0.793 डिवाइडेड बाय 0.032। ठीक है, ये किस में गिवन है, केजी पर लीटर, किस में गिवन होगा केजी पर मोल।
m1 हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 24.78 मोल पर लीटर। ठीक है, केजी से केजी कट जाएगा, मोल नेगेटिव में है तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, इसलिए मोल पर लीटर आ गया। अब हमें वैल्यू में किस में डालनी थी, रियल इक्वेशन हमारी क्या है, m1v1 इक्वल टू m2v2। m2v2 हमें क्या क्या दिया हुआ है, m2 हमें दिया हुआ है 0.25, v2 हमें दिया हुआ है 2.5, m1 हमने अभी कैलकुलेट करा है 24.78, v1 हमें निकालना है। तो v1 क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 24.78। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0252 लीटर्स। ठीक है, अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं इसे मिलीलीटर में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्निफिकेंट नंबर ना, क्योंकि आप इतनी सी वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, मिलीलीटर में मेजर कर सकते हो, हम उसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में ले आएंगे जो कि आ जाएगी 25.22 मिली लीटर्स। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कैलकुलेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।